नमस्कार और स्वागत है। आज हम समय में बहुत पीछे जा रहे हैं, एक बहुत ही प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता की दुनिया में। हमारे सामने इसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय कुष्ठ निदान से जुड़े कुछ स्रोत हैं, जो असल में त्वचा रोगों के निदान के बारे में है। हमारी आज की खोज का मकसद ये समझना है कि हजारों साल पहले आयुर्वेद त्वचा के रोगों को किस नज़र से देखता था। जी। और ये सिर्फ एक एकेडमिक दिलचस्पी का विषय नहीं है। यह स्वास्थ्य को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है जो मानता है कि त्वचा पर जो दिखता है उसकी जड़ें शरीर में बहुत गहरी होती हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस गहरी समझ की पहली परत हटाते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल कुष्ठ शब्द को लेकर ही है। आज के समय में जैसे ही कोई ये शब्द सुनता है, उसके दिमाग में सीधे सीधे कोढ़ या लेप्रेसी की एक बहुत भयावह तस्वीर आ जाती है। क्या स्रोत इस आम धारणा का समर्थन करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये सबसे बड़ी गलतफहमी है जिसे स्रोत शुरुआत में ही साफ कर देते हैं। कुष्ठ का शाब्दिक अर्थ है कुष्णाति, यानी जो शरीर को विकृत करे या कुरूप करे। ये एक बहुत व्यापक, एक अम्ब्रेला टर्म है। इसके तहत हर तरह के त्वचा रोग आते हैं, छोटे मोटे चकत्तों से लेके गंभीर स्थितियों तक। लेप्रोसी जैसे लक्षण जिसमें अंग गलने लगते हैं, वो कुष्ठ की एक बहुत बड़ी हुई अंतिम अवस्था है, ना कि उसकी परिभाषा। अच्छा, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आज कोई एक्जिमा या सोराइसिस लेके किसी प्राचीन वैद्य के पास जाता, तो वे उसे कुष्ठ के व्यापक वर्गीकरण में ही रखते। निश्चित रूप से। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि स्रोत बताते हैं कि चरक संहिता में सूक्ष्मजीवों यानी कृमि की अवधारणा भी मौजूद थी। उन्हें इन रोगों का एक संभावित कारण माना जाता था, खासकर जब रोग बहुत बढ़ जाता है और ऊतकों में सड़न होने लगती है। ये तो हैरान करने वाली बात है। हम जर्म थ्योरी को लुई पास्चर और 19वीं सदी से जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ हजारों साल पहले ये विचार था कि अदृश्य जीव भी रोगों का कारण बन सकते हैं। लेकिन अगर कृमि ही मुख्य कारण नहीं थे, तो फिर आयुर्वेद की नजर में असली अपराधी कौन था? ये समस्या शुरू कहाँ से होती थी? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं से आयुर्वेद का वो अनूठा दृष्टिकोण सामने आता है। स्रोत बताते हैं कि त्वचा रोग किसी एक कारण से नहीं, बल्कि 7 चीजों के एक साथ बिगड़ने से होता है। इन्हें सप्तक द्रव्य समूह या 7 कारकों का समूह कहा गया है। इनमें 3 तो हमारे शरीर के बिगड़े हुए दोष हैं, वात, पित्त और कफ। और बाकी 4 हैं शारीरिक धातु, जो इन दोषों से दूषित होते हैं। त्वचा, जिसे यहाँ रस धातु का प्रतिनिधि माना गया है, मांस, रक्त और लसिका। वाह, तो ये एक कॉकटेल की तरह है। हाँ, 3 दोष और 4 धातुओं का एक बिगड़ा हुआ कॉकटेल। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये हमेशा एक कॉम्बिनेशन होता है, कोई एक अकेली चीज नहीं। बिल्कुल। और यही बात इसे इतना जटिल और अनूठा बनाती है। स्रोत के अनुसार कोई भी त्वचा रोग सिर्फ एक दोष के बिगड़ने से नहीं होता। ये हमेशा इन 7 में से कुछ कारकों का मिलाजुला संतुलन होता है। और इसी वजह से त्वचा रोगों के अनगिनत प्रकार हो सकते हैं। स्रोत में 7 मुख्य प्रकार, 18 उप प्रकार या फिर असंख्य होने की बात कही गई है, क्योंकि इनके कॉम्बिनेशंस की कोई सीमा नहीं है। अगर कारण इतना जटिल है, तो क्या इसके लक्षण भी उतने ही विविध होते हैं? स्रोत में इन 7 मुख्य प्रकारों का वर्णन है, जिन्हें महाकुष्ठ कहा गया है। और मैंने देखा कि इनका जो वर्गीकरण है, वो किसी लैब रिपोर्ट जैसा सूखा नहीं, बल्कि बहुत ही काव्यात्मक और देखने पर आधारित लगता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ पोएटिक नहीं है, ये एक विजुअल डायग्नोस्टिक टूल है। बिना किसी लैब टेस्ट के एक वैद्य सिर्फ देखकर त्वचा की बनावट, रंग और प्रकृति को समझकर ही शरीर के अंदर के असंतुलन का अंदाजा लगा सकता था। हर महाकुष्ठ प्रकृति से ली गई उपमाओं पर आधारित है। ये तो सुनना ही दिलचस्प लग रहा है। कुछ उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। जैसे पहला है कपाल कुष्ठ। ये वात प्रधान है। कपाल का मतलब है मिट्टी के बर्तन का टूटा हुआ टुकड़ा। इसमें त्वचा वैसी ही सूखी, खुरदरी, काली लाल रंग की और दर्दनाक होती है। दूसरा है औदुंबर कुष्ठ, जो पित्त प्रधान है। उदुंबर यानी गूलर का पका हुआ फल। त्वचा का रंग वैसा ही तांबे जैसा होता है। उसमें जलन, दर्द और मवाद होता है, जो पित्त के बढ़े हुए गुण हैं। अच्छा, तो ये नामकरण सिर्फ एक पहचान नहीं, बल्कि रोग के स्वभाव को भी बता रहा है। वात का सूखापन कपाल में और पित्त की गर्मी और दुम्बर में। और कफ का क्या? कफ के लिए है मंडल कुष्ठ। ये कफ प्रधान है। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये गोल यानी मंडल आकार का होता है। ये चिकना, स्थिर, थोड़ा सूझा हुआ होता है और इसमें से सफेद चिपचिपा स्राव होता है, जो कफ की सटीक निशानी है। ये तो हुए एक एक दोष वाले। फिर वो भी हैं जिनमें दोषों का मिश्रण है। मुझे ऋष्य जिह्वा नाम बड़ा अजीब और विशिष्ट लगा। इसका क्या अर्थ है? हाँ, ऋष्य जिह्वा कुष्ठ वात और पित्त दोनों के मिलने से होता है। ऋष्य का अर्थ है हिरण और जिह्वा यानी जीभ।
इसमें घाव हिरण की जीभ की तरह खुरदरा, कठोर और लंबा होता है, जिसके किनारे लाल और बीच का हिस्सा काला होता है। अच्छा। इसी तरह पुंडरीक कुष्ठ है, जो पित्त और कफ से होता है। पुंडरीक यानी कमल। इसमें घाव कमल की पंखुड़ी जैसा होता है, जिसमें सफेदी और लालिमा दोनों होती हैं। और छठा है सिद्ध कुष्ठ, कफ और वात से, जो लौकी के फूल यानी अलाबू के फूल जैसा दिखता है। और एक सातवां भी है जो स्रोत के अनुसार सबसे गंभीर है। हाँ, काकणक कुष्ठ। यह त्रिदोषज है, यानी इसमें वात, पित्त और कफ तीनों का प्रचंड प्रकोप होता है। इसका रंग गुंजा के बीज जैसा होता है, बाहर से लाल और बीच में काला। ये तेजी से फैलता है, बहुत दर्दनाक होता है, और स्रोत इसे असाध्य मानते हैं, यानी जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। यह वर्गीकरण हमें दिखाता है कि वे सिर्फ लक्षणों की सूची नहीं बना रहे थे, वे रोग की एक पूरी कहानी बता रहे थे। ये वाकई अद्भुत है। तो हमने ये समझ लिया कि ये 7 कारकों का एक आंतरिक असंतुलन है जो त्वचा पर इन अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि असंतुलन पैदा ही क्यों होता है? आखिर एक स्वस्थ शरीर में ये दोष और धातु अचानक बिगड़ते क्यों है? स्रोत में इसके कुछ बहुत ही ठोस कारण दिए गए हैं। और वो सूची आज के समय में शायद पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक है। आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है कि त्वचा की समस्या त्वचा से शुरू नहीं होती, वो हमारे पेट और हमारी आदतों से शुरू होती है। स्रोत में जो मुख्य कारण दिए गए हैं उनमें से कुछ बहुत ध्यान देने लायक हैं। पहला है शीतोष्ण व्यत्यास। इसका क्या मतलब है? सुनने में थोड़ा भारी लगता है ये शब्द। हाँ, लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। इसका मतलब है अचानक गर्म से ठंडे या ठंडे से गर्म का सेवन या संपर्क। इसका सबसे अच्छा आधुनिक उदाहरण है चिलचिलाती गर्मी में बाहर से आकर सीधे एसी वाले कमरे में बैठ जाना, या फ्रिज का बर्फीला पानी पी लेना। यह शरीर के तापमान संतुलन को बिगाड़ देता है। अगला कारण तो बहुत ही मशहूर है, विरुद्धाहार यानी असंगत भोजन। इसका क्लासिक उदाहरण मछली के साथ दूध का है। एक मिनट रुकिए, ये बात तो मैंने भी सुनी है, लेकिन आज के समय में बहुत से लोग इसे एक मिथक मानते हैं। क्या स्रोत इस बारे में कोई तर्क देते हैं कि ये संयोजन शरीर में वास्तव में करता क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आयुर्वेद का तर्क पोटेंसी या वीर्य पर आधारित है। दूध की तासीर ठंडी यानी शीत वीर्य होती है और ज्यादातर मछलियों की गर्म यानी उष्ण वीर्य। जब ये दो विपरीत स्वभाव वाली चीजें पेट में मिलती हैं तो पाचन अग्नि उन्हें ठीक से पचा नहीं पाती। इससे आम यानी अधपचे विषैले तत्व बनते हैं जो रक्त में मिलकर पूरे शरीर में फैलते हैं और त्वचा जैसे अंगों में जमा होकर रोग पैदा करते हैं। तो ये सिर्फ एक मिथक नहीं, बल्कि पाचन क्रिया पर आधारित एक गहरा सिद्धांत है। ये तर्क तो काफी मजबूत लगता है। और कौन से कारण हैं? एक और बड़ा कारण है अजीर्ण में भोजन, यानी जब पिछला खाना पचा ना हो तब और खा लेना। ये हमारी आधुनिक स्नैकिंग संस्कृति पर सीधी टिप्पणी है। यह हमारे पाचन तंत्र पर जबरदस्त बोझ डालता है। फिर है वेगों को रोकना। स्रोत में उल्टी के वेग को रोकने का उदाहरण दिया गया है। सोचिए, शरीर किसी जहरीली चीज को बाहर फेंकना चाहता है और हम उसे जबरदस्ती रोकते हैं। वो अशुद्धि शरीर में ही रहकर त्वचा जैसे अंगों को दूषित करती है। इसमें एक मनोवैज्ञानिक कारण का भी जिक्र है जो मुझे बहुत गहरा लगा। हाँ, स्रोत कहते हैं कि बहुत ज्यादा शारीरिक परिश्रम, भय या तनाव की स्थिति में होने के तुरंत बाद ठंडे पानी में प्रवेश करना भी त्वचा रोगों का एक प्रमुख कारण बन सकता है। यह दिखाता है कि आयुर्वेद मन और शरीर को कितना जुड़ावा मानता है। हमारी भावनाएं भी हमारे शारीरिक दोषों को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। त्वचा आपके अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसका एक आईना है। तो जब शरीर के अंदर ये सब असंतुलन पनप रहा होता है तो क्या कोई शुरुआती चेतावनी संकेत होते हैं, इससे पहले कि त्वचा पर कपाल या औदुंबर जैसे लक्षण पूरी तरह से जाहिर हों? क्या शरीर हमें कोई इशारा देता है? स्रोत में पूर्व रूप का जिक्र है। जी, और ये संकेत बहुत सूक्ष्म हो सकते हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे त्वचा के किसी हिस्से में पसीने का बहुत ज्यादा आना या बिल्कुल ही बंद हो जाना, त्वचा का सामान्य से ज्यादा खुरदरा या जरूरत से ज्यादा चिकना हो जाना, त्वचा के रंग में हल्का सा बदलाव आना, बिना किसी वजह के खुजली होना या उस जगह पर सुन्नपन महसूस होना जैसे चींटियां चल रही हों। एक और बहुत बड़ा संकेत है छोटे मोटे घावों का भी जल्दी ठीक नहीं होना। ये सब संकेत हैं कि शरीर के अंदर दोष और धातु का संतुलन बिगड़ रहा है और हमें सावधान हो जाना चाहिए। और स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि इन शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करना बहुत भारी पड़ सकता है। बिल्कुल, स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हैं कि सही समय पर इलाज न करने पर साध्य रोग भी असाध्य हो सकता है। यानी जो बीमारी आसानी से ठीक हो सकती थी वो लापरवाही के कारण लाइलाज बन जाती है। इसी बात को समझाने के लिए स्रोत में एक बेहतरीन उपमा दी गई है। हाँ, वो पौधे वाली उपमा है ना। वही लिखा है, जैसे एक छोटे और नए पौधे को उखाड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन जब वही एक विशाल पेड़ बन जाता है तो उसे काटने में बहुत मेहनत लगती है। रोग भी ऐसे ही होते हैं।
यह शीघ्र निदान और उपचार के महत्व को कितनी खूबसूरती से रेखांकित करता है। अगर हम पूर्व रूप की अवस्था में ही समझ जाएं तो रोग को जड़ से खत्म किया जा सकता है। और अगर ना संभले तो उपद्रव या कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? अगर उपचार ना किया जाए तो रोग गहराता जाता है। दोष सातों धातुओं में प्रवेश कर जाते हैं। त्वचा, मांस, रक्त और लसिका में सड़न पैदा होने लगती है। स्रोत बताते हैं कि इस सड़न पर कृमि यानी कीड़े या मैगेट्स पैदा हो सकते हैं, जो इन ऊतकों को खाने लगते हैं और अंततः अंगों का गलना भी शुरू हो सकता है। ये उस गंभीर अवस्था की तस्वीर है जिसे लोग भूल से कुष्ठ की एकमात्र पहचान समझ लेते हैं। तो आज की चर्चा का सार यही निकलता है। हमने देखा कि कुष्ठ सिर्फ लेप्रेसी में ही बल्कि त्वचा रोगों का एक विशाल समूह है। आयुर्वेद के अनुसार इसका कारण कोई एक चीज नहीं बल्कि 3 दोषों और 4 धातुओं का एक जटिल आंतरिक असंतुलन है। और ये असंतुलन कहीं बाहर से नहीं आता। यह हमारी जीवन शैली, हमारे खानपान, हमारी आदतों और हमारी मानसिक स्थिति से सीधे तौर पर जुड़ा है। बिल्कुल। और इन स्रोतों के अंत में एक बहुत ही आकर्षक तुलना की गई है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। कुछ विद्वानों ने त्वचा की उन 7 परतों की तुलना करने की कोशिश की है जिनका जिक्र चरक और सुश्रुत संहिता में है, जैसे अवभासिनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा। इनकी तुलना आधुनिक डर्मेटोलॉजी की परतों से की है, जैसे स्ट्रैटम कोर्नियम, स्ट्रैटम ल्यूसिडम, डर्मिस और एपिडर्मिस। ये तो अविश्वसनीय है। क्या उनमें कोई समानता मिली? आश्चर्यजनक रूप से हाँ। जैसे अवभासिनी को सबसे बाहरी परत बताया गया है जो चमक देती है, और आधुनिक विज्ञान में स्ट्रैटम कोर्नियम सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत है। लोहिता को रक्तवाहिकाओं से युक्त बताया गया है जो डर्मिस के पैपिलरी लेयर से मेल खाता है। यह तुलना बिल्कुल सटीक न भी हो तो भी एक सवाल खड़ा करती है। और वो सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या प्राचीन वैद्य बिना किसी माइक्रोस्कोप या आधुनिक उपकरण के केवल अपनी गहरी अंतर्दृष्टि और अवलोकन से शरीर को उस सूक्ष्मता से देख और समझ रहे थे जिसकी पुष्टि हम आज आधुनिक उपकरणों से कर रहे हैं? ये एक विचार छोड़ जाता है। इन ग्रंथों में शरीर विज्ञान का और कितना गहरा ज्ञान छिपा हो सकता है जो बस एक आधुनिक दृष्टिकोण के साथ फिर से खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है।